हेलो एंड वेलकम। स्वागत है सभी दर्शकों का फिजियोलॉजी ई पाठशाला के इस नए वीडियो में। और आज हम जानेंगे उन 3 स्किल्स को जिनको इम्प्रूव करके मेडिकल स्टूडेंट्स अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स के अंदर और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको फिजियोलॉजी ई पाठशाला के वीडियोस अच्छे लगते हैं, इंफॉर्मेटिव लगते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। वी नीड योर सपोर्ट। तो मेन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले 1-2 मिनट हम बात कर लेते हैं इस इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में जो मैंने बहुत ज़्यादा अक्सर देखी है। वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिकल्स से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स को मुझे उन्होंने कन्फाइड भी इस चीज़ में किया है कि अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बीच में कंपैरिजन करें तो थ्योरी जितना मर्जी मुश्किल हो या वास्ट सिलेबस में से हो, स्टिल दे आर मोर फ्राइटेंड विद द प्रैक्टिकल एग्जाम्स। ठीक है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, देखिए, वो थोड़े यूनिक होते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर कंपैरिजन विद थ्योरी एग्जाम्स। क्योंकि थ्योरी में तो सिर्फ एक एकेडमिक नॉलेज को ही टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्स की बात करते हैं तो दे आर एम्ड एट अ मोर होलिस्टिक असेसमेंट ऑफ द एग्जामिनी। तो होलिस्टिक असेसमेंट से मतलब क्या है कि एकेडमिक असेसमेंट तो देखिए इसमें हो ही रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल करने का स्किल है और जो आपकी नॉलेज है इन टर्म्स ऑफ वाइवा उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड, वो तो असेस में हो ही रही है। लेकिन along with this academic skill, behavioral skills and communication skills are also being assessed। और अक्सर मैंने ये देखा है कि जो स्टूडेंट्स वाइवा में अच्छा परफॉर्म करते हैं वो आगे जाके फ्यूचर में जब भी उनकी जॉब इंटरव्यूज वगैरह होती हैं वो बहुत कॉन्फिडेंटली फेस करते हैं, बिकॉज उनका माइंड जो है वो 1-to-1 एग्जामिनर के साथ इंटरेक्शन करने में, अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करने में ज़्यादा कैपेबल होता है। तो इसलिए सिर्फ आप इस वीडियो को एक प्रैक्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखते हुए फ्यूचर एस्पेक्ट में, अपने फ्यूचर जॉब इंटरव्यू को भी इंप्रूव करने के एस्पेक्ट से भी इसको जरूर ध्यान से एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक स्किल्स को इंप्रूव करने के बारे में। और इसमें हम दो एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। एक तो है कि प्रैक्टिकल जो आप कर रहे हैं अपना, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, और दूसरी बात वाइवा जो उससे रिलेटेड है उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स कैसे लाई जा सकती हैं। जहां तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सवाल है, तो जब आप लैब में जाते हैं तो एकदम से प्रैक्टिकल करना शुरू मत कीजिए। सिट बैक, थिंक फॉर एटलीस्ट 1 मिनट 2 मिनट्स कि आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है, और आप अपने दिमाग में वो सभी स्टेप्स को सीरियल ऑर्डर वाइज पहले कंसेप्चुलाइज कीजिए कि आप इस प्रैक्टिकल में किस तरह प्रोसीड करने वाले हैं। और जब आप ये स्टेप्स को कंसेप्चुलाइज कर रहे होंगे तो उन प्रिकॉशंस को आपने बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है जो उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं। क्योंकि प्रिकॉशंस अक्सर वो इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं जो कि या तो प्रैक्टिकल के अंदर आपकी गलती करवा सकती हैं, या कुछ ऐसी अड़चन डाल सकते हैं कि आपका प्रैक्टिकल वहीं पे ही एकदम से स्टॉल हो जाता है, आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हो, या कुछ बहुत ब्लंडर हो जाता है आपके फाइनल रिजल्ट में। उसके बाद जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपने कर लिया प्रैक्टिकल, आपने कुछ ऑब्जर्वेशंस की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ हीमोग्लोबिन की बात करूँ, तो हीमोग्लोबिन आपने कर लिया प्रैक्टिकल, आपका वहाँ पे 12 आ रही है वैल्यू, तो आप इस ऑब्जर्वेशन को क्लियरली लिखिए कि ऑब्जर्वेशन हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू 12 ग्राम पर डेसीलीटर। और उसके साइड में ही आपने ब्रैकेट में नॉर्मल रेंज जरूर लिखनी है अलॉन्ग विद द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। अक्सर स्टूडेंट्स इस पार्ट को स्किप कर देते हैं या ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। दे राइट वन पर्टिकुलर वैल्यू। जैसे अगर पल्स रेट करने का प्रैक्टिकल है तो जो उनकी हार्ट बीट उन्होंने सेस की, फॉर एग्जांपल उन्होंने लिख दी 68 बीट्स पर मिनट, और वो ब्रैकेट में नॉर्मल वैल्यू 72 बीट्स पर मिनट करके छोड़ देते हैं। अब ये अप्रोच गलत है। फिजियोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, या आप किसी भी डिसिप्लिन की बात करें जो मेडिसिन के अंदर होता है, हर चीज में एक नॉर्मल रेंज होती है। वन पर्टिकुलर नॉर्मल वैल्यू इज नॉट कंसिडर्ड करेक्ट, क्योंकि एक चीज हर इंसान पे एप्लीकेबल नहीं होती है। आपको जो भी वैल्यू आपने निकाली है उसको आपको कंपेयर एक रेंज से करना है, सिंगल वैल्यू से नहीं करना है। एंड अगेन यूनिट्स भी उतने इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर कर रहे हैं तो 120/80 लिख के काम खत्म मत कीजिए, मिलीमीटर ऑफ मर्करी जरूर लिखिए। इसी तरह सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के रेंज अलग अलग लिखिए वैल्यूज के। आई होप यू गॉट व्हाट आई वांट टू से। उसके बाद जो आपने फाइनल रिजल्ट निकालना है
अब स्टूडेंट्स रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन में बहुत कंफ्यूज करते हैं प्रैक्टिकल में। उन्हें लगता है कि जैसे जो उन्होंने पल्स रेट निकाला 68 पर मिनट जैसे मैंने अभी बताया, या फिर हीमोग्लोबिन की वैल्यू 12 ग्राम पर डेसीलीटर उन्होंने निकाली, तो उनको लगता है ये रिजल्ट है। एक्चुअली में ये रिजल्ट नहीं है, ये मेयर एक ऑब्जर्वेशन है प्रैक्टिकल की। फाइनल रिजल्ट तो तब निकलता है जब आप कंपेयर करते हैं अपनी इस ऑब्जर्वेशन को उस नॉर्मल रेंज या नॉर्मल वैल्यू के साथ जो भी उस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के लिए एप्लीकेबल होती है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोजिंग आपने पल्स का प्रैक्टिकल किया, उसके अंदर आपका जो पल्स रेट है वो 68 बीट्स पर मिनट आया। आपको ये चीज पता है कि जो नॉर्मल पल्स रेट है उसकी रेंज है 60 टू 90 बीट्स पर मिनट। तो यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट होगा कि द पल्स रेट लाइज विद इन नॉर्मल लिमिट्स। अगर सपोजिंग इसी केस में हम मान लेते हैं कि पल्स रेट होता 48 बीट्स पर मिनट, तो आपका रिजल्ट क्या होता है? इसमें रिजल्ट होता कि पल्स रेट इज बिलो द नॉर्मल रेंज और मे बी इंडिकेटिव ऑफ ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, इस तरह आपने इसको प्रॉपरली इंटरप्रेट करना अपने फाइनल रिजल्ट को। जब वाइवा हो रहा होता है उस टाइम एक तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो बीपी अपरेटस हो, चाहे वो आपकी स्टेथोस्कोप ही क्यों ना हो, माइक्रोस्कोप हो, कोई भी पिपेट है, हीमोग्लोबिन पिपेट है, डब्ल्यूबीसी पिपेट है, उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। कोई भी उसके ऊपर मार्किंग है जो, वो जरूर होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। अगर न्यूबॉर चेंबर है तो उसके अंदर 3-4 वैल्यूज इम्प्रिंटेड होती है, जैसे डेप्थ ऑफ द चेंबर उसमें इम्प्रिंटेड होती है, एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर इम्प्रिंटेड होता है। यू शुड नो व्हाट इज द वैल्यू विच इज रिटन ऑन योर इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज अ पर्टिकुलर टर्म विच इज रिटन ऑन योर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि एग्जामिनर्स, कुछ एग्जामिनर्स उनको ही वाइवा क्वेश्चंस बना के आपसे पूछ लेते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ द एक्सपेरिमेंट आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इनवेरिएबली ये वाइवा का क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है उस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल का जो आप कर रहे हैं, क्योंकि अब सीबीएमई करिकुलम जो इंट्रोड्यूस हुआ है पिछले काफी सालों से, उसमें जो ज्यादा जो अब तवज्जो दी जा रही है वो यही दी जा रही है कि क्लिनिकली आपको कोरिलेट करना आना चाहिए राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस। तो merely just writing that blood pressure is normal या blood pressure is low या pulse rate is low will not be sufficient। आपको वो एसोसिएटेड क्लिनिकल कंडीशन जरूर पता होनी चाहिए कि जो इससे रिलेटेड हैं, जिनके कारण ये हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। एग्जामिनर इनवेरिएबली आपसे क्लिनिकल कोरिलेशन पूछेगा ही पूछेगा, अप्लाइड एस्पेक्ट पूछेगा ही पूछेगा आपके इस रिजल्ट का जो आपने बनाया। एकेडमिक स्किल्स की बात हो गई, तो अब बिहेवियरल स्किल्स की बात करते हैं। बिहेवियरल स्किल्स में आपने इन 3 एरियाज पे वर्क करना है। सबसे पहला है योर ड्रेसिंग अप। देखिए, देर इज नो पर्टिकुलर ड्रेस कोड फॉर एग्जाम्स, और दूसरी बात, कोई ऐसा मैंडेटरी ड्रेस कोड मैं भी नहीं देने वाला हूं आपके इस वीडियो में। what I am about to tell you is actually just an advice from a person who has a lot of experience in this field, who also knows कि जिसको साइकोलॉजिकली आप कैसे अपने एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं। तो what is that right mantra to dress for success? सबसे पहली बात, you have to या you should rather wear formals। देखिए, आप सब लोग समझदार हैं, आपको पता है कि कैजुअल वियर क्या होता है, फॉर्मल वियर क्या होता है। एग्जाम जो है इट रिक्वायर्स अ फॉर्मल ड्रेसिंग, नो कैजुअल अप्रोच। ठीक है, ना स्टडीज में ना ड्रेसिंग में। एप्रन जो आप डालें इट शुड बी वॉश्ड, इट शुड बी रिंकल फ्री, उसे आयरन करवाइए, उसे वॉश करवाइए और साफ सुथरा एप्रन पहन के आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम हॉल में जाइए। उसके बाद जो आपकी रोल नंबर स्लिप है वो क्लियरली आपके एप्रन पे टैग्ड होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी रोल नंबर स्लिप वहां पे मिसिंग हो, एग्जामिनर को कोई कंफ्यूजन हो सकती है आपके रोल नंबर में। ठीक है, तो इसलिए आपको अपनी रोल नंबर स्लिप को क्लियरली टैग करना है अपने एप्रन पे, जहां वो विजिबली क्लियर हो एग्जामिनर को। उसके बाद वर्क स्टेशन आपको अपना नीट और क्लीन रखना चाहिए। जब एग्जामिनर वाइवा लेने आए, आप वहां पे बेसिकली जो भी वहां पे कुछ सामान उसको ऑर्गेनाइज करके रखिए, और ध्यान ये भी रखिए कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हेमेटोलॉजी प्रैक्टिकल्स की बात करें, तो अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जब प्रिक लेते हैं तो वो अपनी आंसर शीट को कहीं भी रख देते हैं, तो उसमें अक्सर ब्लड के ड्रॉप्स गिर जाते हैं, उनके एप्रन के ऊपर स्टेन किया ब्लड की स्मजिंग होती है, तो इट डज नॉट गिव अ गुड इंप्रेशन। तो आपने अपना इक्विपमेंट
बहुत ध्यान से हैंडल करना है, स्पेशली जो ग्लासवेयर है, ताकि आपको चोट भी ना लगे। नीडल्स को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है। उसके बाद अपने एप्रन को, अपनी आंसर शीट को स्मज फ्री रखना है। एग्जाम का एटिकेट भी आपने अपहोल्ड करना है, ये आपका धर्म भी है और आपकी जिम्मेवारी भी है एज एन एग्जामिनी। तो इसलिए ध्यान ये रहे कि अपनी सीट से आप ज़्यादा इधर उधर मत उठ के इधर उधर फिरें लैब में। अननेसेसरी टॉक मत करें आसपास के लोगों के साथ, क्योंकि इससे एग्जामिनर की अनवांटेड अटेंशन आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगी, और एक अच्छा आपका इंप्रेशन भी नहीं जाएगा। व्हेन ही कम्स टू यू फॉर द वाइवा, ही विल कम विद अ प्री कंसीव्ड नोशन दैट यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट, यू माइट बी अ ट्रबल मेकर। तो ऐसी आप कोई भी हिंट एग्जामिनर को नहीं देना चाहेंगे ऑब्वियसली ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। तो बस अपना जो काम है उसको करते रहें, स्टे काम, फोकस ऑन योर वर्क एंड डोंट unnecessarily talk or roam about in your exam hall. तीसरा एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स का। कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए इन कुछ बातों का ध्यान रखें ड्यूरिंग वाइवा एग्जाम। सबसे पहली बात अगेन वही, स्टे काम, बिकॉज इट्स जस्ट अनदर एग्जाम। आपने अपनी जिंदगी में बहुत एग्जाम्स दिए और अभी बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं, तो जो चीज रूटीन में आप हर साल फेस करते ही हैं, उससे क्या घबराना, जस्ट स्टे काम। एग्जामिनर जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे, ऑलवेज जवाब देते हुए अपना आई कांटेक्ट बना के रखें। अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो या तो ज़मीन की तरफ देखते रहते हैं, या ऊपर छत की तरफ देखते रहते हैं, या आजू बाजू खिड़की की तरफ देखते रहते हैं, बट दे अवॉइड लुकिंग एट द एग्जामिनर। इससे एग्जामिनर को लगता है कि शायद स्टूडेंट का ध्यान नहीं है, पता नहीं उसने क्वेश्चन ठीक से सुना भी है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स भी, सर आई डिड नॉट हियर, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, ये इंस्टेंसेस सब कम हो जाते हैं, ठीक है। सो मेंटेन आई कंटैक्ट शोज योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो इन द एग्जाम। जैसे ही एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछे, इमीडिएटली आंसर करना मत शुरू कीजिए। जस्ट लिसन द क्वेश्चन कामली एंड केयरफुली। उसके बाद 10 या 20 सेकंड लगा के सोचिए कि उसके बारे में आप क्या बोलने वाले हैं, एंड देन ओनली यू स्टार्ट स्पीकिंग। स्टूडेंट्स में अक्सर टेंडेंसी होती है कि दे जस्ट वांट टू वॉमिट आउट द आंसर व्हाट दे हैव लर्न, इससे पहले कि वो भूल जाए उस चीज को। तो ऐसी टेंडेंसी मत कीजिए। स्पीक क्लियरली, speak slowly but not very slowly, and don't rush in while giving the answers. और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो इट्स ओके, यू कांट नो एवरीथिंग, योर ब्रेन कांट रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग। तो जो आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं आप वो आंसर कीजिए, जो आपको नहीं आता आप पोलाइटली एग्जामिनर को इन्फॉर्म कीजिए, सॉरी सर आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन। और इससे एग्जामिनर क्या होगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा और आपका वाइवा आगे फ्लो करता जाएगा। अक्सर जो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं, एक क्वेश्चन अगर मैं पूछ रहा हूँ किसी को, तो कुछ स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को अगर वो नहीं आता उनको आंसर, तो वहीं अटक जाते हैं। दे टेक फॉर एवर टू आंसर दैट क्वेश्चन विच दे एक्चुअली हैव नो आइडिया अबाउट। इससे क्या होता है कि हर एग्जामिनर का देखिए टाइम है हर एग्जामिनी के लिए कि उसको 5 मिनट 10 मिनट ही लगाने हैं हर एग्जामिनी के पास। तो अगर आप वो आंसर सोचने में ही वो 5 मिनट वेस्ट कर देंगे, तो एग्जामिनर को मौका ही नहीं मिलेगा आपसे दूसरा कुछ क्वेश्चन पूछने का, और वो थोड़ा सा इम्पेशेंट भी हो जाएगा। तो इसलिए आप इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। टेल प्रिसाइसली व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो, जस्ट कन्वे इट टू द एग्जामिनर इन अ पोलाइट मैनर। कुछ रेयर इंस्टेंसेस में मैंने ये भी देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक आर्गुमेंटेटिव मोड पे आ जाते हैं एग्जामिनर के साथ। अब आर्गुमेंट्स किस तरह की, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नॉर्मल वैल्यू की बात कर लें या कोई भी कंसेप्ट की बात कर लें, क्योंकि कुछ एग्जामिनर्स को टेंडेंसी होती है दे ट्राई टू एक्सप्लेन द आंसर। अगर स्टूडेंट ने कुछ आंसर बताया फॉर एग्जांपल, तो एग्जामिनर को लगा कि ये थोड़ा ठीक नहीं है, तो एग्जामिनर कई थोड़ा उसको समझाने की या उसको करेक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो कई कई बार स्टूडेंट जो होते हैं वो कहते हैं नहीं सर ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा, हमारी बुक में तो ये लिखा है, हमें तो यही पढ़ाया गया है। ऐसा आर्ग्यूमेंटेटिव मोड आप अवॉइड कीजिए। देखिए मेडिसिन एक एवर चेंजिंग साइंस है, और जिन बुक से आप पढ़ के आए हो या जो बुक्स आप रेफर करते हो वो डेफिनेटली डिफरेंट है एग्जामिनर जो बुक्स पढ़ रहा है जिनसे आपका वाइवा ले रहा है। ऑल्सो आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज के लेवल में भी जमीन आसमान का फर्क है व्हेन इट कम्स टू comparing with the examiner. So do not get into any kind of argument or unpleasant situation with the examiner. Just politely
accept what the examiner is telling you, or better still stay silent. कभी भी क्वेश्चन का जवाब एक क्वेश्चन से मत दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एज एन एग्जामिनर एक आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताऊं कि अच्छा ये बताओ इसमें ये होता है, तो एक स्टूडेंट ने अगर कोई भी आंसर उसका दिया, सर इस सिचुएशन में ये होता है, बट क्या उस सिचुएशन में भी सर ऐसे हो सकता है? तो ऐसा काउंटर क्वेश्चनिंग आपने नहीं करनी है. आप वाइवा नहीं ले रहे हैं एग्जामिनर का, एग्जामिनर को ही लेने दीजिए आपका वाइवा. ठीक है. तो कुछ एग्जामिनर्स को ये टेंडेंसी इरिटेटिंग लगती है, तो बेटर नॉट इरिटेट द एग्जामिनर. उसके बाद अक्सर वाइवा में स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, कुछ ऐसे सिंड्रोम्स के नाम ले देते हैं जिनके बारे में उन्हें बिल्कुल वेग आइडिया भी नहीं होता. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, एक स्टूडेंट ने अगर सपोजिंग अपनी डीएलसी की है, उसमें मोनोसाइट का काउंट बढ़ा हुआ है, तो एग्जामिनर की एक नेचुरल टेंडेंसी वो पूछेगा, अच्छा बताओ जी व्हाट आर द कॉजेज फॉर मोनोसाइटोसिस. तो अगर कहीं से स्टूडेंट ने गलती से पढ़ लिया इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और उसने बोल दिया, क्या आप गैस कर सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा एग्जामिनर का? सोचो जरा. एग्जैक्टली. एग्जामिनर ने अगला क्वेश्चन यही पूछना, ओके टेल मी अबाउट इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, क्योंकि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का तो बस उन्होंने नाम ही पढ़ा है, उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा. अब हर चीज तो डेफिनेटली मैं भी एग्री करता हूँ कि नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर कोई ऐसी नई टर्म है या नया सिंड्रोम है, नई बीमारी है जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकती है, एटलीस्ट 1 और 2 लाइन या टर्म्स तो उसके बारे में आप पढ़ के जा ही सकते हो. या बेटर स्टिल, अगर नहीं पढ़ सकते तो ऐसी टर्म्स को एग्जामिनर के सामने मत स्पीक आउट कीजिए. ठीक है. एक और एडवाइस अपने खुद के एक्सपीरियंस में आपको दूंगा कि जैसे मैं अक्सर जब भी वाइवा लेने जाता हूँ, कुछ इंस्टीट्यूशन में अभी भी ग्रैंड वाइवा भी जैसे चलता है, तो वहां पे मैं स्टूडेंट को अक्सर एक चॉइस देता हूँ कि अच्छा बताइए आप कौन से टॉपिक में से आप अपना वाइवा देना चाहेंगे, या आप कौन से टॉपिक पढ़ के आए हैं. तो अक्सर स्टूडेंट्स का जवाब होता है, सर थोड़ा थोड़ा सब कुछ ही पढ़ा है, सर कुछ भी पूछ लो. देखिए, ऐसे वेग आंसर देने की ज़रूरत ही नहीं है. अगर आपको एग्जामिनर सामने से एक चॉइस दे रहा है, तो देर इज नो हार्म इन टेकिंग अप दैट चॉइस, क्योंकि लाइफ वैसे भी जो है आपको चॉइसेस बहुत कम मौकों पे देती है. और जब वो रेयर इंस्टेंसेस हैं जिसमें सामने से आपको मौका दिया जा रहा है, तो इट्स बेटर टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. बिकॉज एग्जामिनर्स की जो टेंडेंसी वहां पे ये नहीं होती कि देखते हैं चलो इसमें से इसको कितना आता है इसलिए पूछा, नहीं. उनकी टेंडेंसी होती है कि जो एग्जामिनी है वो कौन से टॉपिक से कंफर्टेबल है उसी में से ही पूछना एक मोर ऑफ अ फ्रेंडली जेस्चर है टुवर्ड्स द एग्जामिनी. तो देर इज नो हार्म इन चूजिंग द टॉपिक विच यू नो कि हाँ मुझे सीवीएस में से जैसे मुझे आता है फिर भी, तो आई विल चूज कि हाँ सर ठीक है आप सीवीएस में से आप पूछ लीजिए, आई एम कंफर्टेबल विद सीवीएस, नो हार्म इन दैट. जस्ट गो फॉरवर्ड विद वट एवर चॉइस यू आर बीइंग गिवन. उसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसे मिथ्स की जो स्टूडेंट्स के माइंड में प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड होते हैं. सबसे पहली मिथ जो मैंने अक्सर नोटिस की है कि स्टूडेंट्स को कुछ को लगता है कि वो जब तक परफेक्ट परफॉर्म नहीं ना करेंगे तब तक वो पास ही नहीं हो सकते एग्जाम में, प्रैक्टिकल में. अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है. देखिए, परफेक्शन जो है वो एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है, एंड देर इज नथिंग विच इज परफेक्ट. आपको सिर्फ अपना बेस्ट एफर्ट करना है अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में. आपको अपना जो भी प्रैक्टिकल प्रोसीजर है उसको स्टेप वाइज फॉलो करना है, इवन इफ द रिजल्ट इज नॉट एज पर योर एक्सपेक्टेशन. ठीक है. अगर आप रिजल्ट नहीं भी निकाल पा रहे, आपने स्मीयर बनाया, आपसे नहीं बना, लेकिन वहां पे वो एफर्ट दिखना चाहिए कि आपने अपना जेन्युइन एफर्ट डाला है उस प्रैक्टिकल को करने में. एग्जामिनर जो है वो मार्क्स एंड रिजल्ट पे टोटली फोकस करके नहीं देता है. उसके जो मार्क्स होते हैं वो स्टेप वाइज स्प्लिट होते हैं. ठीक है. इसलिए आपको अपने स्टेप्स को सिक्वेंशली करना है. वहां पे आपका जो डिस्प्ले है ऑफ योर प्रैक्टिकल, इट शुड बी प्रॉपर, ताकि वहां पे एग्जामिनर को कहीं ये ना लगे कि आपने ये प्रॉपरली किया ही नहीं है. ठीक है. उसके बाद जो आंसर आपको नहीं आते उनके बारे में ब्लफ मत मारिए कि आपको जो आता है आप बस वही बोल दीजिए, मे बी इट इज टोटली अनरिलेटेड, कि आपने कुछ तो जवाब दिया. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज एग्जामिनर इज मच मोर एक्सपीरियंस्ड, ही इज मोर वेल वर्सेंट विद द सब्जेक्ट एंड द टॉपिक. इसलिए वो आपका ब्लफ 1 मिनट में कैच कर लेगा, एंड इट विल नॉट क्रिएट अ गुड इंप्रेशन इन हिज माइंड अबाउट योर नॉलेज. नंबर 3, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि वो अगर कुछ बहुत फैंसी टर्म्स यूज करेंगे वाइवा में तो उनको ज्यादा नंबर मिलेंगे. तो जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में अभी बताया था कि कुछ भी फैंसी टर्म आप यूज करते हैं तो एग्जामिनर की एक नेचुरल इंक्लिनेशन होती है उस टर्म के बारे में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछने की.
तो आप ऐसी कोई टर्म यूज ना कीजिए जिसके बारे में आपको बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं, ठीक है। और वीडियो में लास्टली बात करेंगे उन 3 चीज़ों की जो आपने एग्जाम डे पे अपने ध्यान रखना है। अपना ब्रेकफास्ट आपने स्किप नहीं करना है, बिकॉज जिस गाड़ी में तेल ही नहीं होगा वो कितना लंबा जाएगी। तो अपनी इस बॉडी को आपने पर्याप्त मात्रा में ईंधन देना है, प्रॉपर खाना है, लेकिन ध्यान ये रहे कि यू हैव टू ईट लाइट, डोंट ईट जंक, डोंट ईट हैवी ब्रेकफास्ट, ठीक है। सेकेंड थिंग, प्रे while going to your exam hall, because prayer is the only thing which outsources your worries to the supreme almighty। तो भगवान पे अपना फल छोड़िए, अपनी वरीज को भगवान की तरफ आउटसोर्स कीजिए एंड say to God that you will do your best and he should take care of the rest। And thirdly, try to reach the exam hall on time, चाहे वो थ्योरी एग्जाम हो चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जाम हो, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो वहाँ पे प्रायर दी जा रही है, आप मिस आउट कर जाएंगे, जो मे बी आपके लिए गेम चेंजर बन जाए एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप आप इस मंत्रा को भी ध्यान रखेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम से डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम इज जस्ट अनदर डे इन योर लाइफ विच टू शैल पास लाइक ऑल द अदर रूटीन डेज। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलेंगे अगली बार एक और नए वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। आई एम श्योर यू विल डू ग्रेट।